हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्यूटर मार्क असाइनमेंट सब्जेक्ट एसएसटी फॉर क्लास 10th NIOS। ओके, इसका सब्जेक्ट कोड है 213। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में देना है। इसका आ है, मनुष्य की प्रगति में शिकार युग की व्याख्या कीजिए। बा है, भीमबेटका गुफा में चित्रकारी का विश्लेषण कीजिए। इनमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन का उत्तर देना है, तो हम इसमें बा का उत्तर दे रहे हैं। भीमबेटका मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में कई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के आवास के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका में पाए गए रॉक शेल्टर भारत में मानव अस्तित्व के शुरुआती निशान दिखाते हैं। चूंकि पुरातत्वविदों के अनुसार इन गुफाओं का निवास 30,000 साल पहले था। भोपाल के दक्षिण में केवल 40 विषम किलोमीटर इस जगह को भीमबेटका कहा जाता है और यह मनुष्य के लिए ज्ञात सबसे पुरानी गुफा चित्रों में से कुछ का घर है। इन शैल चित्रों की खोज 1957 में VS वाणकर ने की थी, जब इन्होंने ट्रेन से यात्रा करते कुछ अनोखे रॉक फॉर्मेशन देखे। इसके बाद है ये भीमबेटका की आपको एक पिक्चर लगानी है इस तरह की, तब आपको शो करना है पिक्चर लगा के। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके समुदाय में वर्षा सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है। आपके समुदाय में वर्षा सामाजिक सांस्कृतिक कुछ इस तरह प्रभावित करती है। एक गर्म जलवायु के कारण भारी वर्षा की संभावना अधिक बढ़ जाती है, जिससे वर्षा किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, एक गर्म जलवायु के कारण अत्यधिक गर्मी और खराब वायु शून्यवला से बीमारियों और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन से संभवतः चरम घटनाओं जैसे बाढ़, सूखा और तूफान की आवृत्ति और शक्ति में वृद्धि होगी, जो मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा है। सेकंड है, भारी वर्षा एक समुदाय के लिए खतरा बन जाता है। उदाहरण के लिए, भारी बारिश से बाढ़, तूफान और सूखे आते हैं। यह समाज को गंभीरता से प्रभावित करता है, क्योंकि इससे जनमान का नुकसान, संपत्ति का विनाश आदि हो सकता है। थर्ड पॉइंट है, अधिकांश मामलों में भारी बारिश सामाजिक समारोह को नष्ट कर देती है। जैसे भारी बारिश हो रही है तो कोई बैठक नहीं हो सकती। फोर्थ है, भारी बारिश फसलों के विकास में बाधा बनती है, जिससे किसानों का अधिक नुकसान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत का संविधान संघात्मक है पर इसकी आत्मा एकात्मक है। इस कथन के पक्ष में 2 उदाहरण दीजिए। भारत का संविधान संघात्मक है पर इसकी आत्मा एकात्मक है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान और एकात्मक लक्षण भारत क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में एक बड़ा और विविधताओं से भरा देश है। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। फर्स्ट है, संविधान की सर्वोच्चता। यह माना जाता है कि संविधान ही सर्वोच्च तथा भारतीय संविधान को सर्वोच्चता का दर्जा दिया गया है। तथा दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान है, यानी संविधान को इस रूप में बनाया गया है कि उसके द्वारा शक्तियों को इस रूप से बांटा जा सके कि जरूरत पड़ने पर संघ एवं राज्य दोनों ही इसका लाभ उठा सकें। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। सेकंड पॉइंट है, संघ और राज्य के लिए एक संविधान। केंद्र के पास राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार तथा संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन। संविधान में यह स्पष्ट है कि केंद्र के पास सीमाओं को बदलने का अधिकार है, अनुच्छेद 1(4). वहीं दूसरी ओर संविधान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केंद्र और राज्य में शक्ति का बंटवारा इस प्रकार किया जाए कि किसी एक संप्रभुता न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षेत्रवाद को भारत राष्ट्रीय एकता के मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती माना है, परंतु कभी-कभी यह विचार यथोचित भी लगता है। इस कथन का समर्थन किन्हीं 2 उपयुक्त तर्कों पर कीजिए। क्षेत्रवाद को भारत राष्ट्रीय एकता के मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है, परंतु कभी-कभी वह विचार यथोचित भी लगता है। इसके 2 उपयुक्त तर्क इस प्रकार हैं। फर्स्ट है, जिन क्षेत्र या राज्य के क्षेत्रों को विकसित करने की प्रक्रिया उचित हिस्सा नहीं मिल पाता है,
उसके लिए यह लाभदायक है। ऐसा इसलिए है ताकि निर्णय लेने वालों को का ध्यान उन क्षेत्रों की ओर केंद्रित किया जा सके जिन क्षेत्रों को इसकी ज़रूरत है। सेकंड है, इसका उचित तर्क यह भी है कि पिछले दशकों में योजनाओं के बावजूद भी देश के कई क्षेत्रों को सही से विकसित होने का मौका भी नहीं दिया गया है। इसीलिए खोजना निर्माताओं का ध्यान इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं केंद्रित करने के लिए भी क्षेत्रवाद की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसी 2 समस्याओं की पहचान कीजिए जिन्हें आप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में बाधक मानते हैं तथा उपचार भी सुझाइए। उत्तर है, कई बार यह सुनने में आता है हमारी निर्वाचन प्रणाली में कुछ दोष या कमियां हैं जिनके कारण चुनाव वास्तविक रूप से स्वतंत्र व निष्पक्ष नहीं हो पाते। इसीलिए चुनाव सुधार की आवश्यकता महसूस की जाती है। फिर चुनाव प्रणाली की कमियां। फर्स्ट पॉइंट है, जारी मतदान तथा उम्मीदवार द्वारा चुनाव का गैरकानूनी तरीके से अपने पक्ष में संचालन करना। सेकंड है, बहुबल का प्रयोग कर मतदाताओं को डराना धमकाना। थर्ड है, मत प्राप्त करने के लिए धन का दुरुपयोग करना। फोर्थ है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग। फिफ्थ है, मतदान केंद्र पर कब्जा, चुनाव व राजनीति का अपराधीकरण। फिर पॉइंट है इसका, चुनाव सुधारों के लिए सुझाव। भारत में वर्तमान समय में प्रचलित जो सबसे आगे वही जाते हैं बहुसंख्यक प्रणाली के स्थान पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। सेकंड है, उम्मीदवार और राजनीतिक दल द्वारा किए गए खर्चों का सही लेखा जोखा होना चाहिए। थर्ड है, मतदान केंद्र पर कब्जा तथा जाली मतदान जैसी घटनाओं के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। फोर्थ है, चुनाव के खर्चे का वहन राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। फिफ्थ है, चुनाव प्रचार के दौरान जाति और धर्म आधारित अपीलों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने गांव या शहर या स्थानीय क्षेत्र जहां आप रहते हैं वहां 10 घरों का आपको सर्वेक्षण करना है। 3 आयु में लिंग अनुपात ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। सर्वेक्षण निम्नलिखित तालिका के आधार पर किया जा सकता है। आपको सर्वेक्षण करने के बाद एक तालिका बनानी है। इसमें सबसे पहले पॉइंट है आपको क्रम संख्या, फिर है बनाना है विस्तृत आयु समूह यानी वर्ष। इस थर्ड पॉइंट है पुरुषों की संख्या। फिर फोर्थ है महिलाओं की संख्या। फिर है कुल पुरुष महिलाओं का प्रतिशत है और फिर है लिंग अनुपात। ठीक है, ये आपका तालिका है, इसको आप बना देना। फिर लिखा है इन आयु समूह के अनुसार लिंग अनुपात में किस प्रकार की प्रवृत्ति देखी गई है। उत्तर है, इन आयु समूह के अनुसार लिंग अनुपात में कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी गई है कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के लगभग 1.5 गुना है। क्या यह घटती या बढ़ती है? उत्तर है, यह बीच बीच में घट बढ़ रही है लेकिन काफी हद तक यह स्थिर है। इन निष्कर्षों का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस निष्कर्ष से समाज पर यह प्रभाव पड़ रहा है कि कुछ लोग अभी भी पुरुष संतान को ज़्यादा बेहतर मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ दोनों लोग दोनों को ही समान मानकर कुछ दोनों को ही समानता देते हुए दोनों को ही पूर्ण रूप से सहायक हैं तथा उनको उसके जीवन निर्माण में पूर्णतः मदद करते हैं। आपको एक चीज़ बतानी थी कि ये जो फाइल बना रखी है एक बच्चे ने बना रखी है, इसमें उसने अपने विचार स्पष्ट कर रखे हैं। थोड़ी बहुत इसकी जो हिंदी की वर्ड्स हैं वो थोड़ी सी इसमें इनकरेक्ट है, एरर है, थोड़ी मिस्टेक है, उसमें आप अपनी गलतियां आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपको अपने अगले नए वीडियो लेक्चर के साथ। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।